अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सीधा कहानी से ही शुरू करेंगे। कहानी संवेदना पार्ट 110। एक ऐसी घटना है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। उस घटने के बाद जैसे सब कुछ एकदम से तहस नहस हो गई। किसी की हौसला टूट गई, किसी की कॉन्फिडेंस को भी पूरी तरह से चूर कर दिए गए थे, तो किसी को इमोशनली तोड़ दिए गए थे। लेकिन इन सभी चीज़ों में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ईरा को हुई है। आगे जाके पता चलेंगे कि कैसे हुई है। जब ये लोग घर जाके पहुंचते हैं, ईरा बड़ी सहमी सी थी। उसकी पूरी शरीर अब भी कांप रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने सुना नहीं है कि किस तरह से लोगों ने बर्ताव करी। उसने साफ साफ सुनी है कि लोग उसे पागल कह रहे थे, और ये तो बचपन से ही सुनते आई है। उसकी बिहेवियर को देख के जिस तरह से लोग कमेंट पास करते हैं, अगर वो पैनिक हो जाती थी, जब भी वो खुद को हर्ट करती थी, तो लोग ऐसे ही बिहेव करते थे कि ये पागल है। और ये शब्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है उस वक्त, और वो तकलीफ़ जो थी वो कभी किसी को बता नहीं पाती थी। वो चुपचाप अपनी कमरे की ओर चली गई। सरा को बहुत अच्छी से पता है कि ईरा के ऊपर क्या बीत रही है। निकिता को भी ये समझ आ गई है। वो बस अपनी भाभी की ओर देखी और सरा के हाथ को थामी और कही, भाभी आप संभालिए खुद को, मैं ईरा को देखती हूँ। निकिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वही निकिता की मम्मी भी सरा को संभाल रही थी, क्योंकि सरा टूटी हुई थी। जैसे कुछ पत्थर तो उनके ऊपर भी आके गिरे। आदर्श इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, जो भी चीज़ें ये फेस की है। सच में निकिता भागती है ईरा के पीछे, और ईरा जैसे अपने कमरे में जाती है ना, वहाँ पर उसकी जो स्टडी टेबल है उसके पीछे वो छुप जाती है, जैसे किसी डर के कारण अक्सर बच्चे छुपते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। भाई ये जो झिंझोर जाती है ना निकिता को, पूरी उसका दिल सिकुड़ सी जाती है। फौरन ही उसकी आंखों में से आंसू गिराती है। वो झुक के बैठती है हीरा के सामने। हीरा, हीरा, तुम मेरे पास पास आओ। मैं पागल नहीं हूँ। वो सब मुझे पागल बोल रहे थे, पर मैं पागल नहीं हूँ। वो सब मुझे पागल बोल रहे थे। मैं सच में पागल नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पागल। वो लोग सुन नहीं रहे थे। मैं कितनी बार बोली, मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ पागल। और यही कहते हुए वो खुद को मार भी रही थी। भाई इससे बदतर ना कुछ हो नहीं सकती है निकिता के लिए। वो बस हीरा के हाथ को पकड़ी, दोनों हाथ से। हे, मेरी तरफ देखो प्लीज। मुझे फर्क नहीं पड़ती रहा कि चार लोग क्या बोलेंगे, वो लोग तुम्हें क्या समझते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ती है। हाँ, और हम हर किसी को जवाब नहीं देंगे। मैं जानती हूँ ना तुम्हारी सच्चाई, तुम जानती हो, भाभी जानते हैं, हमारे पूरे परिवार जानते हैं। दैट्स इट। तुम बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं, वो लोग मुझे मार रहे थे। वो लोग पागल बोल रहे थे, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ। आई नो, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। और अब की बार जब ईरा देखती है ना, निकिता की आंखों में से लगातार आंसू बह रही थी, क्योंकि निकिता अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रही थी। वो कब से रो रही थी, कब से सारी चीज़ दबा के रखी। और जब अब ईरा ये बातें कहने लगी ना कि मैं पागल नहीं हूँ, वो लोग मुझे पागल क्यों बोल रहे थे, तो वो चीज़ वो अब अंदर दबा नहीं पाई। बस फ़र्क इतना थी कि वो चिल्ला के नहीं रो रही थी। पर ये चिल्ला के रोने का ज़्यादा फ़ायदा होती है, पता है? अंदर की जितनी भी तकलीफ़ें हैं ना, दर्द है ना, वो निकल जाता है। और जो चिल्ला के नहीं रो पाते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि सब कुछ अंदर रह जाती है, हम चीख नहीं पाते। जो दर्द उसका जहाँ का वही रह जाती है। निकिता की भी सेम चीज़ थी। वही नीचे इनके चाचा चाची भी आए हुए थे, थोड़ी बहुत वो लोग भी
स्वरा को समझा रहे थे। निकिता बस कोशिश ही कर रही थी कि ईरा को थोड़ी बहुत फिलहाल के लिए वो शांत कर पाए। और अगले ही पल ईरा बोल पड़ती है, मैं एक अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ, लोग मुझे पागल बोल रहे हैं, मैंने दीदी को भी रुला दिया और अब तुम भी रो रही हो। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। हे खबरदार जो दोबारा ऐसी बोली। तुम मेरी पार्टनर हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे बकवास बातें नहीं कर सकती हो। मेरी गर्लफ्रेंड ना दुनिया की बेस्ट गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया की बेस्ट सिस्टर भी है, और वो एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी है। मैं जानती हूँ मेरी गर्लफ्रेंड को, और तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो उसके बारे में। तुम रो रही हो, तुम्हें रोते हुए देख के मुझे लग रही कि मैं भी रो दूंगी। मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लग रही कि मुझे मुझे पेन हो रही है मेरे हार्ट में। अब की बार निकिता खुद को रोकती नहीं है, वो बस ईरा को अपनी ओर खींच ली। तो निकिता फ्लोर पर एकदम से लेट गई और उसके ऊपर ईरा। उसने अपनी बाहों के घेरों में पूरी तरह से ईरा को समेट ली थी, वो छोड़ नहीं रही थी। तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, बस कुछ देर ऐसे हक करके रखते हैं, ठीक है? प्लीज़, मैं सैड हूँ और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की हक चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद ईरा ने भी अपनी आंखों को बंद कर ली। इससे ज़्यादा और कुछ भी अच्छी नहीं हो सकती फिलहाल इस मोमेंट पे। वहीं नीचे हॉल में बैठे सभी लोग, स्वरा की दिल टूट गई थी जब लोगों ने इस तरह से बर्ताव किया ईरा के साथ। वो बोल पड़ती है, मेरी बहन की क्या गलती थी? उसने बस अपना फर्ज निभाई। अरे उससे अच्छा तो हम भी नहीं है। हम तो बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसने केवल सच के साथ खड़ी रही, और सच्चाई की कीमत ऐसे जलील। और लोग उसे पागल कह रहे थे। नहीं है मेरी बहन पागल, समझा समझा के थक गई मैं। उसे बस ऑटिज्म है, और ऑटिज्म होना पागल नहीं है। मैं कैसे समझाऊं लोगों को? और वो जिस तरह से रो रही थी ना, उसकी उन आंसू को देख के कोई भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए, खास करके आदर्श। वो बहुत रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका दिल दुख रहा है। जितना स्वरा ना रो रही थी, उससे कई ज़्यादा तकलीफ आदर्श को उस वक्त स्वरा को देख के हो रहा था। और वो फौरन आया और एकदम से गले से लगा लिया सबके सामने। स्वरा ने भी बड़ी कस के आदर्श की शर्ट को एकदम से दबोच के पकड़ी। वो जो अंदर से जो तकलीफें हो रही थी उनको, अब वो जैसे बाहर निकाल रहे थे। बार बार बोल रही थी, वो लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे? शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं आदर्श जी? वो मेरी फूल सी बच्ची है, वो कितनी ही समझदार है, वो हर चीज़ में कितनी अव्वल है, लेकिन फिर भी लोग उसे ऐसे जज करते हैं जस्ट बिकॉज उसे ऑटिज्म है। इट डजंट मीन कि वो पागल है। वो और कैसे समझाए लोगों को? बस थोड़ी सी सेंसिटिव है बस, और इससे ही लोग जज कर लेते हैं। शांत 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 हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ। आई एम सॉरी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, पर आप ऐसे रोइए मत। और ये आपके हाथ पे चोट लगा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसे बैंडेज करा देता हूँ। वो अपनी माँ की ओर इशारा करता और यह स्वरा को लेकर कमरे में चला जाता है। या तो रुचिका भी आ चुकी थी बहुत तेज़ी से भागते हुए। आते ही घर के माहौल देख के समझ गई। वो समझ गई अभी फ़िलहाल किसी को परेशान करना सही नहीं है। बस एक साइड में बैठी रही, वो एलेक्स से बात करती रही है, सब कुछ बता रही है कि क्या सिचुएशन है। काफ़ी देर ईरा को ऐसे गले लगा के रखने के बाद जाके ईरा जैसी ही थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई। जब निकिता को ये समझ आ गई, तब जाके उसने अपने हाथ को ढीली करी जो उसने पकड़ के रखी थी, और थोड़ी सी ईरा की ओर झुकी, उसके बालों को ठीक करी जो थोड़े बहुत फैल चुके थे।
क्योंकि हीरा खुद को हर्ट कर रही थी। उसके आंसू को पोंछी बहुत ही प्यार से, जैसे दुनिया में अगर कोई पीचुअस चीज़ है ना तो निकिता के सामने इस वक्त है। वो हीरा की फॉरहेड को चूमी, उसकी आंखों को चूमी, उसकी चिक्स पर किस करी, उसके चिन को चूमी, उसके नोज से अपनी नोज को हल्का सा रब करी और कही, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी ना हीरा मेरी दिल को चीर जाती है। काश मैं वो तकलीफ तुम्हें समझा पाती, जबकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम उस तकलीफ को समझो, पर प्लीज़ मैं तुम्हारी आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती ना कि मैं दुनिया को ये समझा पाती कि तुम कितनी पीचोस हो, कितनी पीचोस। तुम अजीब बातें कर रही हो, मैं सैड हूँ, पर तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, थोड़ी तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड, बस स्टे विथ मी। आई लव यू हीरा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब तुम रोना बंद करो। मैं नहीं रो रही, अब बेटर लग रही है। थैंक यू, मुझे अब अच्छी लग रही है। निकिता उसे फिर से गले लगा ली, और गले लगाने के बाद जब वो फिर से थोड़ी पीछे हुई तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। हीरा अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देख रही थी। तुम मेरे होठों को घूर रही हो, क्या तुम्हें आगे की लफ्ज़ वो कंप्लीट कर नहीं पाती है क्योंकि निकिता ने अपने होठों का एहसास करा चुकी थी। बहुत सारी चीज़ मिक्सअप थे ना, फीलिंग सारे, दर्द हो रही थी, बुरी लग रही थी, फ्रस्ट्रेशन थी, सब कुछ मिक्स हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ईरा भी वापस उसे किस बैक उसी के अंदाज में करती है। तभी वो पीछे हो जाती है, बैठ जाती है, गहरी सांसें ले रही थी और निकिता की ओर देखते हुए कहती है कि इनक्रेस हो गई, मेरी हार्ट बीट फिर इनक्रेस हो गई, ये इफेक्टफुल थी काफ़ी ज़्यादा। निकिता थोड़ी सी हंस पड़ती है। निकिता की इस हंसी को देखकर ईरा बोलती है, अब तुम अच्छी लग रही हो, तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, सच में बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी हंसते हुए काफ़ी अच्छी लगती हो, ऐसे रोया मत करो क्योंकि मैं भी रो देती हूँ। ईरा अब कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप ऐसे ही दोनों फ्लोर पे बैठे रहे, ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। और उधर आदर्श ने स्वरा के हाथ में थोड़ी बहुत वो लिक्विड पहले उससे साफ करी, फिर जो है ऑइंटमेंट लगाई और फिर से स्वरा को हक कर लिया। अब स्वरा कुछ कहती नहीं है, शांत थी, थोड़ी चौंक गई थी। बड़ी कस के आदर्श ने हक करा और कहा, देखिए ईरा मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी हिस्सा है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और आप फिक्र मत करें, मैं उसका भाई बन के उसका ध्यान रखूँगा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा आज की तरह। आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं सच में उसका ख्याल रखूँगा। क्योंकि सच में आपको रोते हुए देख अच्छा नहीं लगा। अब भी स्वरा कुछ नहीं कहती है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल बॉन्ड बन चुके हैं अब, बहुत ही स्ट्रांगली। उधर देखते देखते अब शाम के 6 बज चुके थे। वापस स्वरा आती है, थोड़ी बहुत फ्रेश होती है। चाचा चाची जो थोड़े बहुत रुके हुए थे वो बाद में चले जाते हैं। अब इस माहौल में कौन क्या बात करेंगे, बस इनको देखने आए थे कि बच्चे ठीक है कि नहीं, बाद में चले जाते हैं। वही 7 बजे तक यहाँ पर निकिता के पापा भी आ जाते हैं। वही थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन पर भी चले हैं, बातचीत, क्वेश्चन वगैरह, ये सभी काफ़ी शांत हो चुके थे। वो भी ज़्यादा कोई बातचीत होते नहीं है, बस बच्चों को एक बार देख लेते हैं अच्छे कि सब ठीक है कि नहीं, बोल देते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, 1 और 2 दिन में सब कुछ ठीक ही हो जाएंगे। जितना हम कर सकते थे, जितना कोऑपरेट कर सकते थे, हमने किया है। वही आदर्श जो है वो बात करता है
क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिज़ाइन दे चुके हैं। उस बारे में जब बात होते हैं तो निकिता के पापा बोलते हैं कि उनको स्टेप डाउन किया गया है। कुछ समय तक ऐसी चीज़ें चलेंगे और बाद में अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लगे कि चीज़ें ठीक है और वो अपनी काम बखूबी से किया है तो वापस उनको ले लेंगे। वैसे कुछ डिस्कशन चल ही रहे थे। खाना वगैरह भी कुछ हद तक खाते हैं, पर वो कहते हैं ना, ऐसे माहौल में गले से खाना उतरते नहीं है। वही सोने से पहले स्वरा ईरा के पास आती है। उस वक्त निकिता चाहती नहीं थी कि इन दोनों के दरमियान वो आए। वो अपने कमरे में थी, रुचिका से बात कर रही थी, एलेक्स से वो बात कर चुकी थी। एलेक्स भी समझाती कि यार देख, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम रोक नहीं पाएंगे चीज़ों को, तो उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग रहनी पड़ेगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम फेस कर ले। सो बी प्रिपेयर, ठीक है। आई नो तू किस सिचुएशन में है, तुझे बुरी लग रही है हीरा के लिए, मुझे भी लग रही है यार, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं वहाँ होती तो शायद सबके साथ होती। जिस सिचुएशन में अभी तू है शायद उस सिचुएशन में मैं भी होती, मुझे भी इतनी ही बुरी लगती। बट यार अब जो हो गया सो हो गया, बस आगे की सोचते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रख। जितनी हौसला देनी थी एज ए फ्रेंड वो दे चुकी थी, शायद उससे भी ज़्यादा दी थी। बाद में रुचिका भी चली गई। निकिता कमरे में बैठी सोच रही थी किस तरह से लोगों ने सवाल उठाया और सबके सामने पागल करार कर दिया। पता नहीं क्यों उसे ये बहुत चुभ रही थी, गुस्सा बहुत आ रही थी कि जाके एक एक के गाल पे रखनी चाहिए थी। उधर स्वरा अपनी बहन से बात कर रही थी, बिल्कुल जैसे बचपन में कोई अगर ऐसे बात करते थे तो ईरा रोते रोते आती थी, खुद को मारती थी, मतलब चिल्लाती थी। तो स्वरा पूरी तरह से उसे अपनी आगोश में ले ली थी, उसकी बाहों में, जैसे एक माँ बच्चे को ले लेती है ना अपनी बाहों में पूरी आंचल के घेरे में, वैसे ही ऐसे ही हक करे हुए थे। उन लोगों ने जो भी कहा है वो सब दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी जो भी कर्तव्य है तुम वो करो, तुम्हें जो भी करना है चीज़ें तुम वही करो। किसको क्या कहना है, कौन क्या कह रहा है, इतना मत सोचो। बहुत सारी चीज़ें समझाती है, कहीं ना कहीं उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, पर वो टूट नहीं सकती है ना अपनी बहन के सामने। बाद में ईरा कहती है, मैं समझ गई, आप सैड हो, मैं आपको टाइट वाला हक दे दूं। स्वरा हंस पड़ती है तो ईरा बड़ी कस के हक करती है। उसके बाद स्वरा चली जाती है अपने कमरे में और ईरा जो है निकिता के पास आती है। निकिता बैठ के कुछ कर रही थी तो ईरा आके बोलती है, सोने की टाइम हो गई, क्या तुम्हें और कुछ करनी है? आप और कुछ मतलब? नहीं, तुम सो नहीं रही हो ना, ऐसा लग रही है कि तुम सोने वाली हो। तो क्या तुम बिजी हो, कुछ कर रही हो या कुछ करोगी? नहीं, वो मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी दरअसल। तो मैं आ गई, क्या हम अब सो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आओ, मैं हक कर सकती हूँ ना? कर सकती हो। अब वो आते ही चुपचाप लेट जाती है और निकिता उसे बैक हक करती है। तभी ईरा बोलती है, डॉक्टर। हाँ, मुझे हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम मेरी तरफ पलट सकती हो? तभी ईरा उसकी तरफ पलट जाती है। सीधा ईरा की फेस निकिता के सीने के साथ टिक जाती है। निकिता का बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म थी। तभी वो ईरा को बड़ी वार्मली हग करती है और धीरे धीरे कर एक हाथ से ईरा की सर को दबाने लगी थी, हेड मसाज की तरफ। ईरा एक लाइट से स्माइल पास करती है, ये बेटर है। हाँ तो फिर सो जाओ। ओके, गुड नाइट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुड नाइट, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना मासूम भला कोई कैसे हो सकती है? दिन भर की चीज़ों को भूल कर अब उसके चेहरे पर एक कितनी शानदार मुस्कुराहट है, कितना कुछ सही है वो। आज जितना निकिता ने दिखी है वो बहुत है, तो न जाने बचपन से क्या क्या सुनने को मिली है हीरा को। ये सोच कर ही दिल जैसे टूट जा रही है उसके। कितनी स्ट्रांग है ना हीरा,
हीरा तो सो गई, पर निकिता सो नहीं पा रही थी। वो मंजर हर बार उसकी आंखों के सामने आ ही रही है। और निकिता को ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि वो उन सवालों से, उन सारी चीज़ों से हीरा को बचा नहीं पाई। सबके सामने जो तरह तरीके के सवाल पूछ रहे थे हीरा से, उन सारे सवालों का जवाब वो दे नहीं पाई, वो सेफ नहीं कर पाई हीरा को। ये उसे हट कर जाती है और वो सो नहीं पाई पूरी रात। ना उधर डॉक्टर स्वरा सो पाती है, ना ही आदर्श सोया था। वो तो मिडनाइट को आदर्श ने स्वरा को टेरेस पर लाया, क्योंकि दोनों ही नहीं सो रहे थे, बड़े अजीब से माहौल थे। तो उसने कहा टेरेस पे चले। स्वरा ने भी मना नहीं किया। उन दोनों का भी ये अलग चीज़ें थे, काफ़ी खूबसूरत थे। और अब देखते देखते सुबह हो चुके थे। लेकिन आज की सुबह हर सुबह की तरह नहीं, थोड़ी डिफरेंट थे, क्योंकि सब कुछ जैसे ठहराव हुआ है। स्वरा भी चुपचाप थी, आदर्श भी, निकिता भी, सब। और हीरा भी काफ़ी चुप चुप सी ही है। वो चुप से आई, अपनी दीदी को गुड मॉर्निंग कही, फ्रेश वगैरह होके ही आई है। चुपचाप बैठ गई। सारे लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई हल्ला नहीं थे, कोई शोर नहीं थे बस खामोशी। 9 बज रहे थे, लेकिन तभी सबके मोबाइल एक ही साथ बीप होते हैं, सबके सब, सिवाय निकिता की मम्मी के, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी हीरा बोल पड़ती है, आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में बोर्ड मीटिंग है, हमें लेट नहीं होनी चाहिए, हमें जल्दी निकलनी चाहिए, जल्दी निकलनी चाहिए। ये बात वो रिपीट करती है। निकिता जो है अपनी भाई की ओर देखती है और आदर्श उसके पिता की ओर। निकिता के पापा थोड़े चुप से थे, वो कुछ कहते तो नहीं है। तभी आदर्श बोलता है कि पापा आप हॉस्पिटल चलेंगे ना? हाँ, डायरेक्टर पद से निकाला गया हूँ, डॉक्टर तो अभी हूँ, जाना है, चलो जाके देखते हैं कि क्या होता है। बाद में ये सब के सब रेडी वगैरह होके निकल चुके थे। निकिता की मम्मी काफ़ी परेशान थी। वो निकिता स्वरा उनको समझाती है कि आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक होगी। और वैसे भी कल इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर इस स्टेटमेंट तो दी ही है, उसके बाद जो है पब्लिक जो है वो थोड़ा सा तो ठंड हो गए थे, मतलब शांत हो चुके थे। हॉस्पिटल के एरिया अब जो है सिक्योर किए गए थे, फुल प्रोटेक्शन थे अब यहाँ। और अब जैसे ही एक एक के बाद कार अंदर जाते हैं, सब कुछ जैसे बिखरे हुए थे पर शांत हो चुके थे। वो जो तूफान के जाने के बाद का एक सब कुछ बिखर के चले जाना, फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाना, ये वही चीज़ थी। अभी कुछ चीज़ टूटे फूटे थे वहाँ पर। सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे, फुसफुसा के बातें भी हो रहे थे, बहुत सारे गॉसिप चल रहे थे। तभी प्रियंका आती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा कंसर्न थी ईरा को लेकर। वो आती है, आते ही बोलती कि गुड मॉर्निंग ईरा मैम, आप ठीक है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रियंका, मैं ठीक हूँ। रुचिका भी आती है। सबके चेहरे पर अलग ही लेवल की मतलब सीरियसनेस थी। सब मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे कर। प्रियंका के साथ एक और जूनियर स्टाफ थे, वो दोनों बात कर रहे थे। पास में ही एक और लड़की बोल पड़ती है, अरे वो प्रियंका, ये नई डायरेक्टर के बारे में पता है? उसके बारे में तो बहुत सारे अफवाहें हैं, सुना है काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। ये बात जैसी हीरा थोड़ी सुनती है ना, वो बोलती कि तुम लोग थोड़ा और लाउड बोल सकती हो, ऐसे फुसफुसा के बात करोगी तो मुझे नहीं सुनाई देगी। अब वो मैम किसी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो क्या? कोई नई ज्वाइनिंग की है बड़ा पोस्ट में? वो दरअसल हीरा मैम एक नए डायरेक्टर की अपॉइंट हुई है आज, बहुत ख़तरनाक है, सुना है काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है वो अपनी प्रीवियस वर्क में। हीरा बस सुन रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। अब ये लोग मीटिंग रूम में आ चुके थे। ये लोग अब हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर पहली कतार में जो डिपार्टमेंट्स हेड, सीनियर कंसल्टेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठे हुए थे। निकिता के पापा और
डॉक्टर स्वरा वहाँ जाके बैठ चुके थे। तो सेकंड कतार में आदर्श भी जाके बैठ गया था और बाकी सब खड़े हुए थे। यहाँ ईरा और निकिता एक साथ तो नहीं खड़े थे। निकिता एक तरफ थी और ईरा एक तरफ। तभी डॉक्टर अनन्या आती है। वो एक बार एक सीरियस लुक पास करती है निकिता की ओर और दूसरी पल वो ईरा के पास आके खड़ी हो जाती है। आज डॉक्टर अनन्या की चेहरा काफ़ी सीरियस थी, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाली है। वो हर थोड़ी देर में पता नहीं एक अजीब से लुक से वो देख रही थी ईरा को। जब ईरा नोट करती वो पूछ लेती है, डॉक्टर अनन्या आप मुझे घूर रही है? वो नहीं, बस पूछना है कि आई ओके? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है। फिर वो सामने की ओर देखने लगे थे। पता नहीं कुछ देर खड़े रहे और बाद में जाके वो आदर्श की साइड पे जाके बैठ जाती है, जैसे कि फिलहाल वो ये जानना चाहती थी केवल ईरा से कि क्या वो ठीक है या नहीं। बस इतनी ही चीज़ थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर दरवाज़ा खुला और एक शख्स जो है वो अंदर आई। भाई साहब, ठीक 9:30 पे हॉस्पिटल की कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खुला। ब्लैक फॉर्मल साड़ी, नीटली टाइट बन, मिनिमल ज्वेलरी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। ये है डॉक्टर मीरा कपूर, जो धीरे से अंदर आई। ना किसी ने मुस्कुराई, ना किसी से हाथ मिलाई। सीधा कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर बैठ गई। पूरा हॉल एकदम से शांत हो गया और बिना वक्त बर्बाद किए ही बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर मीरा कपूर आज से इस हॉस्पिटल की एक्टिंग डायरेक्टर हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी अथॉरिटी थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। मैंने रात भर इस हॉस्पिटल की फाइल्स पढ़ी है। एक वर्कर की डेथ, मीडिया ट्रायल, पॉलिटिकल प्रेशर, हॉस्पिटल के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ये कहते हुए बड़ी ज़ोर से फाइल को बंद करी। रूम इतना सन्नाटा थी कि वो फाइल बंद करने की शोर ने कुछ लोगों को जगा दी। मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे बस फैक्ट्स चाहिए। आज से कुछ रूल्स को फॉलो अप करनी होगी, बल्कि ये अभी से लागू होगी। आज से कोई रिकॉर्ड अल्टर नहीं होगा, कोई सीसीटीवी डिलीट नहीं किए जाएंगे, कोई फाइल्स हॉस्पिटल के बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर किसी ने भी एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मैं उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करवाने की रिकमेंडेशन खुद साइन करूंगी। भाई साहब, आवाज़ धीमी होकर भी काफ़ी क्लियर थे। सब चौंक गए, सबके दिल के धड़कने मानो एक ही रफ्तार से धड़क रहे थे। काफ़ी सीरियस माहौल, मतलब ऐसे हालात थे कि सबके चेहरे उतर गए। तभी वो साइड में से एक फाइल लेती है। अब आते हैं एक डॉक्टर की टॉपिक में, डॉक्टर ईरा। जैसे ईरा का नाम यहाँ पे लिए जाते हैं, निकिता की आंखें गहरी हो गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, वहां पर स्वरा, आदर्श, निकिता के पापा थोड़े शांत बैठे हुए थे। डॉक्टर अनन्या ने अपने सर को थोड़ा सा झुका लिया और तभी ईरा एकदम से हाथ ऊपर करते हुए बोलती कि यस मैम, मैं हूँ ईरा, डॉक्टर ईरा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, रेडियोलॉजिस्ट। वो थोड़ी सामने चलकर आती है। डायरेक्टर मैम मानो उसको अच्छे से स्कैन कर लेते हैं कुछ पल। निकिता का दिल जो काफ़ी ज़ोरों से धड़क उठी थी, शायद उसे आभास हो रही है कि आगे क्या होने वाली है। सेम कंडीशन डॉक्टर स्वरा की भी थी। तभी हर ईरा के डिपार्टमेंट हेड जो थी, अभी सीनियर के तौर पे तो अनन्या ही है, उसे बुलाए जाते तो अनन्या भी खड़ी हो गई। एक और फाइल आते हैं डायरेक्टर मैम के पास। वो फाइल को पढ़ती है, एक एक कर पेज को पलट रही थी और एक बार अनन्या की तरफ भी देखी और फिर वो वापस ईरा की तरफ मुड़ी और अब बोलने लगी। सो डॉक्टर ईरा, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, कितने साल से हैं आप?
3 साल। पर रिपोर्ट के मुताबिक आपने बीच में ब्रेक भी ली है। यस मैम। कुछ सवाल है आपसे? ओके मैम, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। वेल डॉक्टर ईरा, मैं एक बार फिर कंफर्मेशन चाहती हूँ, आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, राइट? यस मैम, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ओके, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन। मुझे बस आपसे ये जाननी है कि आपने इमरजेंसी ट्रॉमा पेशेंट को एग्जामिन क्यों की, क्योंकि वो आपके दायरे में नहीं है। हीरा थोड़ी पॉज हो गई। अनन्या इस बात की जवाब देना चाह रही थी, लेकिन डायरेक्टर की आंखों की जो नज़र थी ना, जैसे अपनी जगह पर उसे रोकने के लिए कहा गया है। अनन्या कुछ बोलना चाहकर भी नहीं बोल पाती, वो अपनी जगह पर स्ट्रिक्टली खड़ी हो चुकी थी। तभी हीरा फिर बोल पड़ती है। इमरजेंसी टीम पेशेंट तक पहुंच ही रहे थे, पर उससे पहले मैं पहुंच गई क्योंकि मैं कॉरिडोर के पास ही थी। पेशेंट स्ट्रेचर पर कोलस पे हुआ। मैंने बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट की। क्या असेसमेंट किया आपने? मैंने कार्डियो पल्स चेक की, कोई पल्स नहीं थी। ब्रीथिंग ऑब्जर्व की, कोई ब्रीथिंग नहीं थी। फिर मैंने प्यूपल्स चेक की, वो फिक्स थी। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। सब लोगों को ये आंसर पहले से ही पता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर मीरा वो बड़ी सख्त लहजे से बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, सीनियर इमरजेंसी कंसल्टेंट ने पेशेंट को क्रिटिकल बताया है। वो झूठ बोल रही थी, उन्होंने झूठ बोला। डॉक्टर ईरा, आपसे जितना पूछा जाता है बस उतना ही जवाब दीजिए आप। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो लोग सच कह रहे थे कि झूठ। मैं बस इतना बताई कि इमरजेंसी कंसल्टेंट ने पेशेंट को क्रिटिकल बताया, राइट? अब हाँ, पर वो सच नहीं है। पेशेंट पहले से मर चुका था। तभी डॉक्टर मीरा का वही सख्त लहजे से ये कहना। तो क्या आपने मीडिया के सामने ये नहीं कहा था कि पेशेंट मर चुका है? तभी पीछे से निकिता बोल पड़ती है। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू से, बट वो मीडिया के सामने नहीं, बस हम सब के सामने ही बोली थी, और वहाँ पे मीडिया के लोग मौजूद नहीं थे। कोई शायद गलती से वीडियो बना रहे थे और वो सीन कैप्चर हो गए, दैट्स इट। वहाँ पे मीडिया मौजूद नहीं थे मैम। अचानक डायरेक्टर मीरा की नज़र निकिता पर आ जाती है और वो सीधा बोलती है, आप कौन? थोड़ी बहुत आगे आकर निकिता कहती है कि डॉक्टर निकिता, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो आप चीफ डायरेक्टर की बेटी डॉक्टर निकिता है, जिसके बारे में हमने सुना है। मैं आप पर भी आती हूँ, पर फिलहाल आपसे सवाल नहीं पूछा गया है, और जब तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है आप बीच में नहीं बोल सकती। निकिता पूरी पॉज हो गई, मतलब इसके बाद और वो कुछ कह भी नहीं सकती है। डॉक्टर मीरा फिर से हीरा की तरफ देखी। तो डॉक्टर हीरा, क्या उस वक्त का आपका जो भी ऑब्जर्वेशन थे वो सही थे? मैंने जो देखा मैंने वही बोली, मैं झूठ नहीं बोली। तभी अब जो है डॉक्टर मीरा अनन्या की तरफ देखती है। डॉक्टर अनन्या, डॉक्टर हीरा कितनी साल से इस हॉस्पिटल में है? मैम 3 साल तक, बीच में ब्रेक भी लिए थे। यस मैम। एनी रीज़न? मैम फाइल में रीज़न जो है वो मतलब ठीक से क्लियर नहीं है। ये कैसा हो सकता है? अगर वो बीच में ब्रेक ली है तो कुछ तो वजह होगी ना। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थे नहीं, क्योंकि वो जो भी वजह थी वो बहुत डिस्टर्बिंग थी हीरा के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अपडेट भी तो किया गया है। पर यहाँ पे अनन्या जवाब नहीं दे पाती है। फाइनल ऑक्यूपेशनल फिटनेस रिव्यू कमिटेड की रिपोर्ट कहाँ है डॉक्टर हीरा की? वो रिजॉइन करते वक्त वो रिपोर्ट
होंगी ना, सबमिट तो की होगी ना। फिर से अनन्या कुछ पल चुपी रहती है और फिर वो बोल पड़ती है कि एक्चुअली मैम, मेरी जानकारी के हिसाब से फाइनल रिव्यू कमिटेड नहीं बैठी थी। प्रीवियस डायरेक्टर सर ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही ईरा की रिजॉइनिंग अप्रूव कर दी थी। दैट्स मीन फॉर्मल फिटनेस क्लियरेंस कंप्लीट नहीं है डॉक्टर ईरा की। एम आई राइट? जी जी मैम। बट मैम, डॉक्टर ईरा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत अच्छी है। फाइल, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं ऑलरेडी फाइल पढ़ चुकी हूँ। या परफॉर्मेंस वाइज शी इज़ द बेस्ट। बट डॉक्टर अनन्या, उसके बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली इस मैटर के बाद तो हरगिज़ नहीं। डॉक्टर ईरा, मैंने आपकी इंटरव्यू देखी है, इंटरव्यू कहे या जो भी मीडिया के सामने आपका रिएक्शन थी, उससे अब हॉस्पिटल पर कई सवाल उठेंगे। द वे यू रिएक्ट, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑटिस्टिक हैं, आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन है जिसके वजह से वो रिएक्शन निकालना काफ़ी नॉर्मल है। बट मुझे भी कई सारे सवालों का अब सामना करनी पड़ेगी, इसीलिए मुझे आपका फिटनेस रिपोर्ट चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ती आपको ऑटिज्म है या क्या है, मुझे बस आपका क्लियरेंस रिपोर्ट चाहिए ताकि मैं आंखों में आंखें डाल के सवालों का जवाब दे सकूं कि मेरे स्टाफ बिल्कुल क्लियर है, उनसे कोई गलती नहीं हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रही हैं। कई सारे बातें थे जो ईरा के सारे पैटर्न्स को एक्टिव कर दिए, धीरे धीरे ओवरलोड होने लगे थे। पर शायद डॉक्टर मीरा को बहुत अच्छे से पता है कि ऑटिस्टिक पर्सन से कैसे बात किया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो भी बोल रही थी, जैसे अपने सवालों को रख रही थी, थोड़ी रुक रुक के। अब ईरा तो पॉज हो गई। डॉक्टर स्वरा खड़ी ही होने वाली थी, लेकिन शायद डॉक्टर मीरा को ये बात बहुत अच्छी से पता है कि स्वरा ईरा की बड़ी बहन है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले ही वो बहुत ही पोलाइटली कहती है, डॉक्टर स्वरा, आप यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ के बारे में भी आपको पता है ना? यहाँ की चीज़ें हमदर्दी से नहीं चलती है। मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगी कि बस कोऑपरेट करिए। ना चाहते हुए भी स्वरा बैठ जाती है, पर दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रही थी। इसके बाद क्या होगी, क्या होने जा रही है? निकिता की तो हालत बदतर से भी बदतर हो गई। रूम में पूरी तरह से खामोशी छा गई है। तभी वो बोल पड़ती है, डॉक्टर ईरा, आपकी केस जो है वो हाई प्रोफाइल की है, ऊपर से मीडिया का प्रेशर भी, और कहीं ना कहीं जो भी आपकी स्टेटमेंट है उससे कुछ हद तक चीज़ें अफेक्ट तो हुई है। इसीलिए मैं आपकी ऑक्यूपेशनल फिटनेस रिव्यू का ऑर्डर कर रही हूँ। भाई साहब, इसके बाद निकिता फिर बोल पड़ती है, दिस इज़ सो अनफेयर मैम, आप उसकी ऑटिज़म को ऐसे हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ सो रॉन्ग। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ये दूसरी बार होगी डॉक्टर निकिता। सिट डाउन। निकिता चुपचाप फिर बैठ जाती है। एक तरफ तो खड़ी थी, पर अब कुछ पल के लिए बैठने को मिली थी तो चुपचाप बैठ गई। बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, हमारे हाथ में नहीं होते, हम नहीं रोक सकते चाहे कुछ भी करें। ऑलरेडी वो साइन कर चुकी थी एक पेपर पर। तभी वो बोल पड़ती है, डॉक्टर ईरा, ये रिव्यू आपका ऑटिज़म की सज़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस बात का इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा कि क्या आप अपनी इस कंडीशन में भी क्लिनिकल ड्यूटी सेफ्टी के साथ कंटिन्यू कर सकती है या नहीं।
बाकी पैनल की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि डॉक्टर ईरा हॉस्पिटल में ड्यूटी कंटिन्यू करेंगी या नहीं। भाई साहब, निकिता के आंखें भर चुके थे। इधर ईरा का एकदम से दिल जैसे भारी सी हो गई। वो डॉक्टर मीरा की तरफ देखी और बोली, मैं ड्यूटी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऑटिज़म है, इसीलिए मैं नहीं कर सकती। नहीं डॉक्टर ईरा, आपका ऑटिस्टिक होना प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे क्लियरेंस रिपोर्ट चाहिए। आपको रिव्यू ज़रूर लेनी चाहिए। मेरी ऑब्जर्वेशन ऑटिज़म के साथ नहीं आती है, वो डिफरेंट है। सालों तक पढ़ाई की है मैंने, मेहनत की है, रिसर्च की है, उससे आती है। मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, ऑटिज़म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनते हुए डॉक्टर मीरा कुछ पल के लिए पॉज हो गई। मीरा कैपेबल तो है और वो काफ़ी लॉयल भी है अपनी प्रोफेशन को लेकर। तो अब उन्होंने दोबारा कही, आई एम ग्लैड डॉक्टर ईरा, आपने अभी अभी जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं भी चाहूँगी कि आप अपनी फिटनेस क्लियरेंस रिपोर्ट क्लियर करके लाए। मैं ज़रूर लूँगी रिव्यू, मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो पैनिक थी। उसके पीछे पीछे निकिता भी जाती है। इधर डॉक्टर मीरा सीधा प्रीवियस डायरेक्टर यानी निकिता के पापा से बात करने बैठे। हाँ, कई सारी चीज़ें थे जो शायद कुछ फैसिलिटी मिली होगी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर स्वरा भी तो थे। ये बात नहीं तो नहीं है ना, हमेशा से तो वो यही चाहती आई है कि ईरा के लिए चीज़ें आसान हो, उसे डिफ़िकल्टी ना लगे, ये ना लगे कि उसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। और इसीलिए जो बनती आई है वो हमेशा करती आई है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरा की परफॉर्मेंस बखूबी है, मतलब हद से ज़्यादा बेहतर। लेकिन उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके रूल्स के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। खासकर अब कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठेंगे ईरा के ऊपर, और अगर ईरा के ऊपर सवाल उठे तो हॉस्पिटल के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और इसी के लिए शायद ये सारी चीज़ क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। ईरा कॉरिडोर के पास आके बैठ चुकी थी। उसके हाथ शेक कर रहे थे, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो लिटरली मतलब पूरी शरीर काँप रही थी उसकी। निकिता के साइड में बैठती है। ईरा बस रिपीट में ये कह रही थी, मेरा ऑटिज़म फैक्ट नहीं है, मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ। मैंने पढ़ाई की है, मैंने एग्ज़ाम दी है, मैंने पास की है। ऑटिज़म फैक्ट नहीं है, जज नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तभी निकिता बोलती कि ईरा काम डाउन, मेरी तरफ देखो प्लीज़। वह हेड मेंबर्स अब भी बातचीत कर रहे थे पैनल के साथ, और स्वरा, आदर्श, ये लोग बाहर आ चुके थे। अनन्या भी। अनन्या अपनी सर झुका लेती है। निकिता, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प। अरे इसमें आप भी क्या कर सकती थी। तभी स्वरा भी आती है थोड़ी जल्दबाजी में ही। देखते ही ईरा कितनी पैनिक बैठी है। ईरा जैसे अपनी दीदू को देखती है वो भाग के जाती है। ये गलत है, मैं अच्छी डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी, मैंने एग्ज़ाम भी पास की। ऑटिज़म फैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पता है बच्चा, पता है। शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ। सबका चेहरा उतर चुके थे। इसका मतलब जब तक ना रिपोर्ट क्लियरेंस मिलती है तब तक वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकती। थोड़ी बहुत अजीब सी सिचुएशन थे। निकिता ईरा को देख रही थी तो स्वरा निकिता को, मतलब कौन क्या कहेंगे ये उस माहौल में समझना मुश्किल थे। आदर्श भी आ जाता है।
आदर्श स्वरा की ओर देख लेता है और वो बोल पड़ता है कि फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ बाद में उनसे बात करके, अभी इस माहौल में बात करना शायद सही नहीं होगा। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त होंगे। अगले पार्ट में जानेंगे कि आखिर क्या होगी इरा की किस्मत में। वैसे ये तो महज एक कहानी है, एक थॉट प्रोसेस जिससे इस कहानी को बनाया गया है। बस सोचिए कि रियलिटी कितनी कठोर होगी। होती है ऐसा, ये तो महज एक साइड है। नॉर्मली कोई भी शख्स जो है, खास करके इंट्रोवर्ट पर्सन जो है, वो भीड़ में नहीं जाते। मैं खुद की बात करूँ तो मैं भीड़ में नहीं जा सकती। समझ लीजिए कि अगर भीड़ में फंस गई तो मुझे एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाती है। मैं लिटरली शेक करती हूँ, कांपने लगती हूँ, स्वेटिंग होने लगती है, इधर उधर देखने लगती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस मिले मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँ। ठीक उसी सिचुएशन में जो लोग जिस गहरी निगाहों से देखते हैं ना, शायद उनके मन में यही होगी कि ये पागल वागल तो नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रही है, फिर साइड खिसकने लगता है। तो ये एक हकीकत है, एक रियलिटी। उसमें तो इरा ऑटिज़म है, उसकी चीज़ों को समझना सबकी बस की बात नहीं है। हम दर्दी जताना अलग बात है, लेकिन उसकी दर्द को समझना अलग बात है। जानेंगे आगे इस कहानी में क्या होती है। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का। ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई नो कल देनी थी, बट आधा रिकॉर्ड हुई और आधा कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। और 12 बजे के बाद मैंने सोची है कि स्टोरी नहीं आएगी। अगर 12 बजे के बाद हुआ तो स्टोरी मॉर्निंग में आ जाएगी। तो इसी के लिए हैव ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, टेक केयर सारे, टाटा।